दोस्तों नमस्कार। विचलित ना हमको होना है, विचलित ना हमको होना है, मंजिल तक बढ़ते जाना है। विचलित ना हमको होना है, मंजिल तक बढ़ते जाना है। अटल इरादे बुलंद रखकर जीत की आदत बनाना है। तो दोस्तों, जीत की उम्मीद और जीत को जीतने के लिए ही हम आगे बढ़ें। अपने एमपीपीएससी 21 मई 2023 को होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को फतेह करने के लिए हम तैयार हैं। आज लेकर आए हैं यूनिट नंबर 10 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं को इसमें अंतर्निहित करेंगे। तो सीधे हम प्रश्नों की श्रृंखला के साथ अपने डिस्कशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि बालक न्यायालय के विशेष लोक अभियोजक के बारे में कम से कम कितने वर्ष वकालत करने का अनुभव आवश्यक है। प्रश्न ये पूछा गया है कि जो बाल न्यायालय होता है उसमें जो विशेष लोक अभियोजक होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऐसा व्यक्ति होता है जो कानून का ज्ञान रखता है, साथ ही साथ वह किसी भी अदालत में प्रैक्टिस कर रहा होता है, यानी उसको कानून की जो पैरवी करना है उसको भी आता है। तो इस तरीके से जो बालक न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक होगा, इसके लिए नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इसके लिए बाकायदा भर्ती निकलती है और उसके लिए चयन परीक्षा का आयोजन किया जाता है। तो इसकी नियुक्ति के लिए कम से कम कितने वर्ष वकालत करने का अनुभव जरूरी होता है। साथ ही साथ कुछ मामलों में सरकार नियुक्त भी करती है। ठीक, तो यहाँ पूछा गया है कितने वर्ष जरूरी है। तो दोस्तों, इसको जरूरी है कम से कम 7 वर्ष का अनुभव। तो जाहिर सी बात है, यदि वो कानून का ज्ञाता होगा, अच्छी प्रैक्टिस कर रहा होगा, तो 7 साल का अनुभव पर्याप्त होता है। और किसी भी बाल न्यायालय में एक अच्छा पैरवी कर करके राष्ट्र और राज्य के हित में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सुलभ और आसान तरीके से न्याय प्रदान करने में सहायक हो सकेगा। ठीक है, तो अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये जो बाल न्यायालय है, बालक महिला संबंधित मामले किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। तो बगल में ये संकेत चिन्ह बना हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब महिला और बाल विकास मंत्रालय इसका जो है नोडल एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को कौन सी शक्ति प्राप्त है। दोस्तों, ये प्रश्न ये बता रहा है कि जो मध्य प्रदेश में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बनाया गया है। 2007 में क्यों बनाया गया है? क्योंकि इसके लिए कानून बना है सन 2005 में, और इस कानून का अनुपालन करते हुए 2007 में मध्य प्रदेश में भी आयोग बना है। ठीक है, कृष्णकांत तोमर जी इसकी पहले अध्यक्ष रहे। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पूछा गया है कि इसकी कौन सी शक्ति नहीं है। तो कौन सी शक्ति नहीं है मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की? तो किसी भी व्यक्ति को पीड़ित या उसके परिवार को अंतरिम राहत देने की अनुशंसा करना, यानी जो पीड़ित व्यक्ति है या उसका परिवार है उसको अंतरिम राहत वो आर्थिक रूप से भी हो सकती है या विधिक रूप से भी हो सकती है, यानी कानूनी सलाह, ठीक है, निःशुल्क उसको दी जा सकती है। इसके लिए इसमें प्रावधान है, इसकी शक्ति के अंतर्गत आता है। दूसरा पूछा गया है किसी व्यक्ति को समन जारी करना। तो समन जारी करना किस लिए जारी किया जाता है? समन पेश करने के लिए या उससे बयान या गवाह लेने के लिए। समन एक प्रकार का सूचना होता है, नोटिस होता है। तीसरा है कोर्ट ऑफिस से पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी की मांग करना, यानी यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी भी संस्थान से हम कुछ ऐसा दस्तावेज मंगाएं जिसमें उस मुकदमे या उस वाद से रिलेटेड कोई फैक्ट हमको मिल सकते हैं, तो गवाह स्वरूप या साक्ष्य स्वरूप वहां से मंगवाए जा सकते हैं रिकॉर्ड। लेकिन किसी भी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार नहीं है। यानी ये जो बाल न्यायालय है, बाल अधिकार आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है, आयोग की संरचना और इसका डिजाइन इस तरह से किया ही गया है कि ये केवल मामलों का जांच कर सकते हैं, मामलों की पैरवी कर सकते हैं, और जो सिस्टमेटिक न्यायालय है, न्यायपालिका है, उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, और जो सरकार है, सरकार को भी आगाह कर सकते हैं कि ऐसा अन्याय हो रहा है, उस पर नजर रखी जाए, सलाह देते हैं। तो इस तरीके से ये जो आयोग है ये सिविल न्यायालय की शक्ति रख करके समन जारी कर सकता है, गवाह के लिए बुलवा सकता है, लोगों को दस्तावेज मंगवा सकता है, लेकिन दंडित करने की शक्ति नहीं है। दंडित करने का शक्ति जो है केवल और केवल न्यायपालिका को है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय है? दोस्तों, जो मुख्यालय से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो कई बार ये आंसर हमारे कॉमन सेंस से भी सही हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, यदि राज्य पूछा है या राष्ट्र पूछा है तो राष्ट्रीय मुख्यालय जो है अधिकतर होंगे कहाँ? सचिवालय स्तर पे, राजधानी में। राजधानी का मतलब क्या होता है? ऐसा स्थान जहां किसी भी सरकार के राजकाज होते हैं, सारे काम होते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, एसटी का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये आयोग जो है नई दिल्ली में है। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। स्वतंत्र भारत में जो है इसको राजधानी पहले ही घोषित कर दिया गया था, वर्ष 1911 में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, बाद में 1911 में राजधानी परिवर्तन हुआ, 1931 में इसको मूर्त रूप प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसमें से जो ऑप्शन पूछे गए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक, जोनल ऑफिस। तो जो भी राष्ट्रीय संस्थान है, जो भी राष्ट्रीय आयोग है, वो यदि किसी भी राज्य के क्षेत्र में अवस्थित होगा, या तो राजधानी में अवस्थित होगा या किसी ऐसे नगर से संबंधित या ऐसे जगह से संबंधित होगा जहां अन्य सभी राज्य के क्षेत्रवासियों के लिए पहुंच आसान हो। तो ये जो आयोग का क्षेत्रीय मुख्यालय है हमारे मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में है, ठीक है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। 1956 में राजधानी बनाया गया था, लेकिन उस समय यह जिला नहीं था। 1972 में यह जिला बना था, ठीक है। पहले यह सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था। भोपाल का नाम राजा भोज के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और यहाँ भोज ताल एक बड़ा तालाब भी है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष रहा है? तो दोस्तों, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये आपकी मेमोरी से रिलेटेड है। यदि आपको लिस्ट पता हो कौन सा व्यक्ति इतनी भूमिका अध्यक्ष के रूप में निभा चुका है, तो याद रखेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मतलब एसटी आयोग, ठीक है। इसके कौन से अध्यक्ष रहे हैं? तो इसमें आंसर देखते हैं। कुंवर सिंह टेकाम जी ये भी रहे हैं। उर्मिला सिंह जी ये फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला अध्यक्ष थी जो एसटी आयोग के अध्यक्ष रही हैं। नंद कुमार साई जी ये 2014-15 के आसपास रहे हैं। यानी ये तीनों ने एसटी आयोग के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाई है। एक प्रश्न डाउट या कभी पूछा भी गया है कि ये जो मंत्री होते हैं इनको किसका दर्जा मिलता है? तो कोई भी आयोग का जो अध्यक्ष होगा उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। कैबिनेट मंत्री कैसा? केंद्र स्तर पर, ठीक है। जैसे केंद्र में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री का मतलब किसी भी विभाग का HOD मतलब सबसे बड़ा मंत्री, ठीक है, वही उस विभाग का डिसीजन लेगा, सुप्रीम डिसीजन। तो कैबिनेट मंत्री के समान सुविधाएं मिलती हैं, स्तर होता है। इसका मतलब क्या होगा? वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे और अन्य सुविधाएं, बंगला वगैरह, ठीक है, यात्रा हो गया, आवास हो गया, तो ये सारी चीजें कैबिनेट मंत्री के समान ही अध्यक्ष को मिलती हैं। लेकिन जो सदस्य होते हैं उनको केंद्रीय स्तर पर जिस तरीके से राज्य मंत्री बनते हैं, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वही इस आयोग के सदस्यों को भी मिलती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये जो आयोग है यह भी एसटी के लिए आयोग है, तो एसटी के लिए मामलों की पैरवी करेगा। यदि उनके साथ कुछ अन्याय होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, उस पर सुनवाई करने के लिए ध्यान आकर्षित करेगा, सरकार से परामर्श लेगा, नोटिस देगा, जवाब तलब करेगा। यानी एक प्रकार से सिविल न्यायालय की शक्ति होती है, दीवानी न्यायालय की शक्ति होती है, लेकिन दंडित करने का अधिकार इसको भी नहीं है। यह केवल ये पता कर सकता है कि इनको जो अधिकार दिया गया है, जो भी इनको कानूनन रूप से प्रावधान किए गए हैं, क्या समुचित इनका लाभ इनको मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। यदि नहीं मिल पा रहा है तो कैसे इनको लाभ प्रदान किया जा सकता है, इसकी भी सिफारिश करता है, ठीक है। यदि हम इसके इतिहास की बात करें कि कैसे यह आयोग बना था, तो सबसे पहले प्रयास किया गया था 65वें संविधान संशोधन के द्वारा 1990 में, जिसमें SC+ST के लिए एक संयुक्त आयोग बना था। और बाद में फिर 89वां संविधान संशोधन 2003 हुआ
और इसके द्वारा एससी और एसटी आयोग को अलग अलग कर दिया गया। 2004 से इसको प्रभावी रूप से लागू किया गया था। तो ये थोड़े से फैक्ट्स हैं, आप इनको रिवाइज कर लिएगा, देखिएगा, मदद करेंगे आपको अन्य प्रश्नों में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। तो दोस्तों हमने पिछले प्रश्न में संक्षिप्त डिस्कशन कर लिया और यह बताया कि आयोग किस तरीके से आया था। तो सबसे पहले जो हमने बताया कि जो 65वां संविधान संशोधन था, 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था और इसमें जो है जो आयोग आया था उसका नाम था राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, दोनों के कल्याण के लिए यह काम करता था। लेकिन बाद में महसूस हुई कि एससी और एसटी समुदाय एक बड़ा समुदाय है, इनके अपने अपने मामले हैं, इनमें आपस में कंट्राडिक्शन ना हो, तो एक आयोग व्यवस्थित तरीके से काम कर सके। तो बाद में फिर 89वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 2003 में यह संशोधन किया गया था। तत्कालीन अटल जी की सरकार थी और इसको जो है ये कर दिया गया एनसी एसटी और एनसी एससी। एनसी एसटी और एनसी एससी का मतलब ये है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एससी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी। और ये जो है 2004 से प्रभावी रूप से काम करना शुरू कर दिए। तो पूछा गया है कि कब अस्तित्व में आया था, तो अलग से अस्तित्व में आया था 89वां, लेकिन अगर इसके साथ अनुसूचित जाति भी जुड़ा रहेगा तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में अस्तित्व में आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। 57 नेक्स्ट है, कौन सा कार्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का है। तो दोस्तों इसको देखते हैं, कौन सा कार्य अनुसूचित जनजाति आयोग का है, मतलब ये जो आयोग बना है क्या काम करता है, आइए देखते हैं। राष्ट्रपति को जनजातियों के अधिकारों एवं विकास के बारे में प्रतिवर्ष रिपोर्ट देगा। ये तो बिल्कुल सही है, जिस समुदाय के लिए बनाया गया है तो वह समुदाय क्या विकास कर रहा है, क्या कमियां हैं, क्या सुधार किए जा सकते हैं, इसके लिए बाकायदा सलाहकारी रूप में सिफारिशें अपनी प्रस्तुत करेगा। किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। अनुसूचित जनजातियों के हितों उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच करना, यह भी सही है। अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिले अधिकारों से संबंधित विशेष शिकायतों की जांच करना, यह भी सही है। यानी तीनों सही है। उपरोक्त तीनों भूमिका में यह आयोग अपने आप को बिजी रखता है और इन पे काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम कब पारित किया गया था। तो दोस्तों हमने जैसा पढ़ा था कि जो केंद्र स्तर पर 65वां संविधान संशोधन आया था, जिसमें 1990 में क्या किया गया था, एससी और एसटी का संयुक्त आयोग बना था। तो एमपी में भी राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, तो ये 1990 में कोशिश हो गई थी केंद्र स्तर पर एससी और एसटी की, लेकिन एमपी में 1995 में अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए, यानी हमारा मध्य प्रदेश पूरे भारत में सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला राज्य है, जहां 21.10% आबादी इसकी है, एसटी की। किसमें, एमपी में। तो यहाँ जो है अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए एक आयोग बना और उसका नाम पड़ा राष्ट्रीय राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। सन 1995 में कानून बना था इसके लिए विधानमंडल के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग को राज्यपाल की अनुमति कब मिली। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल होते हैं, कठिनाई के स्तर पर होते हैं, अक्सर कभी बनता है कभी नहीं भी बनता, तो फिर भी इसको आप ध्यान रखने कोशिश करें। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग हमने बात करी तो 1995 में क्या किया गया, इसको पारित बना दिया गया, ठीक है। 1995 में इसके लिए बाकायदा कानून बना था। तो राज्यपाल की स्वीकृति कब मिली थी, राज्यपाल ने कब स्वीकृति दी थी, तो 24 मई सन 1995। कब दी थी, 24 मई सन 1995 को दी थी, याद रखेंगे। 24 मई 1995 को अपनी स्वीकृति दी थी और 29 जून 1995 को स्थापना हुई थी, ठीक है। 29 जून 1995 को स्थापना हुई
और 24 मई 1995 को राज्यपाल की क्या मिली थी? स्वीकृति, परमिशन, मतलब हस्ताक्षर हो गए थे। अनुमति मिलने का मतलब हस्ताक्षर हो जाना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, अपना हृदय प्रदेश भारत का। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमने जैसे केंद्र के स्तर पर देखा था कि जो अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय है वो राजधानी नई दिल्ली में था, तो मध्य प्रदेश में भी राज्य का अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? राज्य की राजधानी कहाँ है? भोपाल, भोपाल में होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, भोपाल हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एमपी राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? ठीक है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करना, ये शक्ति प्राप्त नहीं है। सिविल न्यायालय की है समन जारी करना, गवाह के लिए बुलाना, साक्ष्य इकट्ठा करना, कहीं से भी नोटिस जारी कर देना, किसी व्यक्ति को समन जारी करना, दस्तावेज को प्रस्तुत करवाना, ये अधिकार है सिविल न्यायालय की शक्ति के रूप में, लेकिन दंडात्मक कार्यवाही करने का इसको अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ है? दोस्तों इसके पीछे की थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता रहा है, ठीक है, प्राचीन काल में विश्व गुरु कहलाता था, ऐसा मानते, ठीक, ऐसा साक्ष्यों में पता चलता है, पुराने विद्वानों ने ऐसा लिखा है, कहा है। तो जब ऋग्वैदिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास पढ़ते हैं, उसके बाद वैदिक काल आया, वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, जिसमें सामाजिक रूप से विषमताएं देखी गई, अंततः फिर प्राचीन काल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल, पुनर्जागरण का इतिहास आता है, फिर ब्रिटिश सरकार का भारत का पराधीन भारत का दृश्य हमको दिखाई देता है। अंततः स्वतंत्रता के बाद, संविधान लागू होने के बाद आज का आधुनिक भारत हमें दिखाई पड़ता है, जो पूरी दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी और 3rd पीपीपी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है आगे, और राष्ट्र का नेतृत्व कर रहा है, G20 सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। तो ऐसे में हमारा देश के जो दलित समुदाय से लोग थे, तथाकथित दलित का मतलब जो गरीब थे, पिछड़े थे और उनकी स्थिति उन्नत नहीं थी, तो ऐसे लोग हमारे देश में जो वर्ण व्यवस्था चली आ रही थी पहले, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें शूद्र वर्ग में इनको सेवा का काम दिया गया था। बाद में फिर उसको व्यवसाय जन्म के आधार पर माना जाने लगा, तो ये कई वर्षों तक पीड़ित रहे, अत्याचार से ग्रस्त रहे, उच्च जातियों ने इन पर अत्याचार किए। तो जब देश आजाद हो गया तो एक सभ्य समाज की जिम्मेदारी बनती है कि जो सदियों से शोषित, अत्याचार से ग्रस्त और पीड़ित रहे हैं, उनको भी हम प्रतिनिधित्व प्रदान कर करके उनको नेतृत्व प्रदान करें, उनके लिए भलाई के लिए कुछ ऐसे संगठन बनाए, कुछ ऐसी संस्था बनाए, ताकि वो उस चिन्हित समुदाय के लिए काम कर सके। हमारे देश में कानून के बड़े ज्ञाता, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस क्षेत्र में बहुत बड़े व्यापक कदम उठाए थे और प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। दुनिया में, ब्रिटिश लंदन में गोलमेज सम्मेलन में अपने इस बात को वहां पैरवी करी थी, वकालत करी थी। अंततः संविधान में एक आर्टिकल लिखा था 338, उसमें लिखा था कि एक ऐसा निकाय बनेगा जो क्या करेगा, राज्य में, या राज्य का मतलब भारत, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें किया जाएगा जो एससी और एसटी समुदाय हैं उनके कल्याण के लिए काम करेगा, कदम उठाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल 338 प्रावधान करता है। इसमें और सब आर्टिकल है, ये एससी के लिए है, ठीक है, राष्ट्रीय एससी आयोग, ठीक है, और एक है 338 का ए, ये एसटी आयोग की बात करता है। तो 338 का को कब जोड़ा गया, 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया। 338 का में किसका उल्लेख है, राष्ट्रीय एसटी आयोग का। फिर एक नया आर्टिकल और जोड़ दिया गया है 338 बी या 338 खा, जिसमें एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग शामिल हैं, उनके कल्याण के लिए संवैधानिक रूप से
एक आयोग गठित कर दिया गया है 102वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब किया गया है? 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा किया गया है। पहले यह संवैधानिक नहीं था, पहले सांविधिक था। 1993 में कानून बना था। ये 338 ये 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की संरचना में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो दोस्तों आइए देखते हैं। जो आयोग है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मतलब ये एससी आयोग की बात कर रहा है। तो एससी एसटी दोनों आयोग में देखें, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं, यानी टोटल कितने होते हैं? 5। टोटल 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? हम पुराने प्रश्न में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है और ये काम करता है इस समुदाय के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं बनाने में, और उनको एग्जीक्यूट करवाने की जिम्मेदारी भी इसी मंत्रालय की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष को कौन सा दर्जा प्राप्त होता है? तो दोस्तों हमने बात करी थी कि जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष जो होते हैं आयोग के, उनको किसका दर्जा प्राप्त होता है? कैबिनेट मंत्री का। ठीक है, और जो उपाध्यक्ष होते हैं, ये उपाध्यक्ष एक प्रकार से सदस्य के समान ही होते हैं और इनको राज्य मंत्री का दर्जा मिलता है। किसका दर्जा मिलता है? राज्य मंत्री का। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता? दोस्तों आइए देखते हैं। यह पूछा गया है कि जो लोक सेवा आयोग है, पीएससी है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें परामर्श किस दशा में नहीं लिया जा सकता? एक बात तो यहां ध्यान रख लीजिए कि आर्टिकल 315 में लिखा है कि देश में प्रशासनिक संचालन के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी है, जिसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसका काम क्या है? इसके परामर्श नहीं लिया जा सकता। किन स्थिति में इसका परामर्श नहीं लिया जा सकता? इसका मतलब ये पूछा जा रहा है कि इस आयोग की भूमिका क्या होती है। एक्चुअल में इन 3 स्टेटमेंट के द्वारा हमें इसकी भूमिका भी पता चलेगी। केवल परीक्षा का आयोजन कराना ही इनका प्रमुख कारण नहीं है, और क्या काम है तो देखते हैं। सिविल सेवा के लिए शर्तों की पद्धति, ये भी बिल्कुल काम है। सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर सिविल सेवाओं की ठीक है, इसमें पूछ रहा है सिविल सेवा की शर्तों की पद्धति पर, तब बिल्कुल सही है। सिविल सेवा के लिए क्या शर्तें होंगी? ठीक है, उन कंडीशंस की ये बात करता है। सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, नियुक्ति में कौन से सिद्धांत होंगे, किस सिस्टम से किया जाएगा, इसके बारे में ये भी प्रावधान करता है, सिफारिश करता है। लेकिन सिविल सेवा के स्थानांतरण पर यह बात नहीं करता। सिविल सेवा के स्थानांतरण में इनका कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्थानांतरण में सरकार का काम होता है, आयोग का काम नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। देश में अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए इस आयोग के द्वारा भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, जिसको हम यूपीएससी, एनडीए, सिविल सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस ये के रूप में जानते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के मध्य प्रदेश गजट में किस तिथि को प्रकाशित किया गया था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग को मध्य प्रदेश के गजट में प्रकाशित किया गया था 29 जून 1995 को। कब प्रकाशित किया गया था? 29 जून 1995 को प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जैसे अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय भोपाल में था, ऐसे ही इसका भी मुख्यालय कहाँ होगा? भोपाल में होगा। ठीक है, राज्य के अधिकतर आयोग का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, एक और है वस्त्र निगम। ठीक है, वित्त निगम, ये कहाँ है? ये इंदौर में है।
बाकी अधिकांश मुख्यालय, अधिकांश संगठन के कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है, चलिए अगला है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एससी के पूछ रहा है, स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल कमीशन। तो भूपेंद्र सिंह आर्य है, नरेंद्र मरावी ये एसटी के हैं, भूपेंद्र सिंह आर्य जो है एससी के हैं। ठीक है, चलिए आगे है, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 102वां संविधान संशोधन, सन 2018 में इसको पारित किया गया था। और पहले 1993 में एक कानून बना था जिसके लिए आयोग गठित किए गए थे, लेकिन संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना में कौन शामिल है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले प्रश्न में शायद मैंने डिस्कशन भी किया है, देख लीजिए। आर्टिकल 338 खा, इसमें 102वां संविधान संशोधन के द्वारा 2018 में इसको क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह संवैधानिक आयोग बन चुका है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन नहीं रहा है? तो जो 1993 में एक कानून बना था जिसके तहत अध्यक्ष की भूमिका में निभाए थे, श्याम सुंदर थे, बीएल यादव जी थे, राम सूरत सिंह थे, राजीव दुबे ने इनमें से ये जिम्मेदारी नहीं संभाली है। राजीव दुबे इसका क्या हो जाएगा? गलत आंसर। ठीक है, लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, ये भगवान लाल साहनी जी हट चुके हैं, इनके जगह हैं वर्तमान में श्री हंसलाल गंगाराम अहीर जी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इनको संशोधित कर लीजिएगा। ये हो जाएंगे श्री हंसलाल गंगाराम अहीर जी, महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आते हैं। 16वीं लोकसभा में ये राज्य मंत्री रहे हैं, पशुपालन और गृह राज्य मंत्री की भूमिका में थे। ठीक है, तो भगवान लाल साहनी अब नहीं है, श्री हंसलाल गंगाराम अहीर जी हैं। ये हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, संवैधानिक आयोग बन चुका है। एससी आयोग की अगर बात करें तो उसमें विजय सांपला जी हैं। एससी आयोग के कौन हो जाएंगे? विजय सांपला। ठीक है, और एसटी आयोग के कौन हो जाएंगे? हर्ष चौहान, हर्ष चौहान जी। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये राष्ट्रीय आयोग का जो प्रश्न है यहीं कंप्लीट होता है। आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप इनबॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम यहीं इस वीडियो को विराम देते हैं। आगामी फिर महत्वपूर्ण एमसीक्यू वीडियो को लेकर सामने आएंगे। आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, यूं ही आगे गतिमान रहिए। जय हिंद, जय भारत।